जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 1 फरवरी के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड 1 फरवरी के करंट अफेयर्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देख सकते हो, हर साल विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? लेपर्सी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेपर्सी डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 जनवरी को। बेसिकली ये 30 जनवरी को कहने का मतलब ये है कि जनवरी का जो लास्ट रविवार होगा उस दिन ये विश्व कुष्ठ रोग बनाया जाता है, वर्ल्ड लेपर्सी डे बनाया जाता है। ठीक है, जनवरी का जो लास्ट रविवार होगा, ठीक है, उस दिन ये रहता है। तो इस बार जनवरी का लास्ट कब पड़ा था? जनवरी का रविवार 30 जनवरी को। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया गया था। इसका उद्देश्य कुष्ठ रोग को समाप्त करना तथा कुष्ठ रोगियों के साथ से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव को कम करना है। क्योंकि आपको पता होगा जिसका भी ये लेपर्सी हो जाता है तो थोड़ा सा लोग उसके साथ भेदभाव जैसी भावना रखते हैं, तो इन चीज़ों को ख़त्म करना है, इसका एक मकसद होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस वर्ष विश्व कुष्ठ दिवस जो कि थीम रखी गई थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ठीक है ना, सबके साथ एक गौरवमय या मर्यादापूर्ण व्यवहार करना। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को बनाया गया था। यह हर जनवरी में जो भी लास्ट संडे पड़ेगा उस दिन ये बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर फ्रेंड हम इसकी इतिहास की बात करें, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसके जो इतिहास के पीछे आप देख सकते हो, इस दिन की शुरुआत 1954 में फ्रांसीसी परोपकारी और लेखक राउल फोलेरो ने महात्मा गांधी के जीवन को श्रद्धांजलि के रूप में की थी, जो कुष्ठ से पीड़ित लोगों के लिए करुणा रखते थे। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ रोगों के क्या है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बाकी अन्य कुछ चीज़ें यहाँ पे दिवस दिए गए हैं, आप जरूर पढ़ लेना सब चीज़ों को। ठीक है, चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया? ये किसने लिखी है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसकर सर रस्किन बॉन्ड। या आप इनकी पिक्चर देख सकते हो रस्किन बॉन्ड की, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, इनके द्वारा लिखी गई है लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस बुक के अंदर भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण और राष्ट्र के रूप में भारत भारत के रूप में पिछले 75 वर्षों की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। तो याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी बुक। ठीक है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेरापे ने कैशलेस लेन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? तो टेरापे बेसिकली एक संस्था है जो एक एक भुगतान प्रक्रिया है। ठीक है ना, वैश्विक स्तर पे तकरीबन टेरापे के पास 4.5 बिलियन प्लस बैंक खाते हैं और 1.5 बिलियन प्लस मोबाइल वॉलेट में भुगतान की प्रक्रिया करता है ये टेरापे। ठीक है, तो इसने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, NCPI इंटरनेशनल के साथ। ठीक है फ्रेंड, NCPI इंटरनेशनल के साथ ट्रापे ने ये साझेदारी की है। ठीक है, कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए NCPI के साथ इसने ये साझेदारी की है। तो फ्रेंड आपको बता दूं, ये याद रखना, NCPI की स्थापना 2008 में की थी। NCPI के मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, NCPI के MD और CEO दिलीप अपसे हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो आपको दिखा देता हूँ एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है इसके लिए। फ्रेंड यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होंगी। ठीक है, इनको पढ़ लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, सारी चीज़ें ये। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर नोट डाउन करके रखना, क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। जनवरी 2022 में हॉकी महिला एशिया कप
में किस टीम ने कांस्य पदक जीता है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा अपनी भारत टीम ने एशिया हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको जरूर किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत की महिला हॉकी टीम ने 28 जनवरी 2022 को हॉकी महिला एशिया कप में चीन को 2-0 से हराकर ये पदक जीता है। ठीक है, चीन को हरा के हमने ये पदक जीता है, याद रखना किसको हराया है, चीन को, और कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत इससे पहले 2 बार ये खिताब जीत चुका है। ठीक है, और ये इस बार तीसरी जीता है जिसमें इसने चीन को हराया है। ठीक है, जापान ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर ये वैसे पूरा ही क्या नाम है एशिया कप महिला एशिया कप जीता है। ठीक है फ्रेंड, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। भारत नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडरों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड वो कौन सा अभ्यास किया जा रहा है नौसैनिक कमांडरों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए? तो पूर्वी लहर, पश्चिमी लहर, उत्तरी लहर या दक्षिणी लहर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी लहर। तो नौसैनिक कमांडरों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए पश्चिमी लहर अभ्यास किया जाएगा, जो हमारे कमांडरों के बीच में एक अच्छी तरीके से सहयोग और समन्वय बना पाएगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, भारतीय नौसेना विभिन्न नौसैनिक कमांडरों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए पश्चिम लहर अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों शामिल हुई हैं। इस अभ्यास में 40 से अधिक जहाज़ों और पनडुब्बियों ने भाग लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना। ठीक है फ्रेंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि इसमें पहले प्रमुख अधिकारी का पद जो इसके अंदर होता है वो होता है FOC-N-C, यानी कि फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेटरन कमांडर होता है वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, वर्तमान में FOC-N-C हैं। उन्होंने नवंबर 2021 में ये कार्यभार संभाला था। ठीक है ना, इसके अभ्यास 20 दिनों के लिए किया जाएगा। और पश्चिम लहर के बारे में यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नोट डाउन कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। को ये देख लेना कहाँ पे पश्चिम लहर में कहाँ पे किया जाएगा, मुख्यालय मुंबई में है। तो ये चीज़ें याद रखना, इससे 4 चीज़ लिखी गई हैं, बाकी आप जरूर इसे पढ़ लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, एजेंस फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट और किसने हाल ही में नवाचार को बढ़ाने के लिए स्वच्छ स्टार्टअप चुनौती लॉन्च की है? तो फ्रेंड दूसरी जो पार्टिसिपेट करने वाली कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो ये दोनों साथ में आके अब स्वच्छ स्टार्टअप चुनौती लॉन्च की है इन दोनों ने मिलकर। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडेंस फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने हाल ही में अपशिष्ट प्रबंध जो होता है, हमारे जो भी घर से कचरा, जो ऐसे पदार्थ होते हैं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, नई नई इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ स्टार्टअप चुनौती लॉन्च की है। और जो टॉप 10 विजेता होंगे उनको 25 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाएगी। तो वेरी वेरी एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। आने वाले समय में ये इसकी काफ़ी हमें प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और ये जो महत्व है ये इस पहल ऐसे समय पे की गई है जब फ्रांस और यूरोपीय संघ प्लास्टिक प्रदूषण पर एक वैश्विक संधि पर बातचीत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। ठीक है ना, तो इस समय पे ये पहल की जा रही है जब हम यूरोप और फ्रांस के साथ मिलकर, यूरोपीय संघ और फ्रांस के साथ मिलकर ये एक प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए भारत के साथ वो मिलकर काम करना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों ने मिलकर नवाचार में स्वच्छ स्टार्टअप चुनौती को लॉन्च किया है। याद रखना, स्वच्छ स्टार्टअप चुनौती को लॉन्च किया है इन दोनों ने मिलकर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, देख सकते हो, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटाने हेतु पहल। तो यहाँ पे हर चीज़ लिखा गया है, आप नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना एक बार, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो आपको याद आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7, इजराइल सरकार
की तकनीकी सहायता से भारत कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांवों के रूप में विकसित करेगा? तो कितने गांव होंगे फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों के रूप में इजराइल की सहायता से इनको बदला जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने इजराइल सरकार की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांवों के रूप में बदलने का फैसला किया है। ठीक है, इससे पहले इजराइल की मदद से 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को 27 जनवरी 2022 को भारत के नए इजराइल राजदूत नारोर गिलोन के साथ ये बैठक में जानकारी दी है। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, ठीक है ना। उत्कृष्टता में भी बेसिकली होगा क्या कि जैसे कि उत्कृष्ट गांव में 150 गांव है, जिसमें 75 गांव तो इजराइल करेगा और 75 भारत सरकार करेगी। और उत्कृष्टता के अंदर बेसिकली कृषि हो गया, वनस्पति हो गया, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए उन सबको डेवलप किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। बाकी इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हॉर्जोंग, राजधानी जेरूसलम, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेटेन, वहाँ के आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी बने हैं नफ्ताली बेटेन, और वहाँ की मुद्रा इजरायली शेकेल है। ठीक है, तो ये यहाँ के कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके फैक्चुअल से रिलेटेड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8, किस फिल्म ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो वो कौन सी फिल्म है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रीट स्टूडेंट। स्ट्रीट स्टूडेंट ने मानवाधिकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम अवार्ड जीता है। स्ट्रीट स्टूडेंट ने इन्हें 2 लाख रुपए से नवाजा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना मानवाधिकार द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में स्ट्रीट स्टूडेंट को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फैक्चुअल वैसे भी याद रखना आपको, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए नई योजना बनाई? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे लोकेटेड है, तो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। अब इसको और सही से प्रोटेक्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 700 मिलियन अमेरिकन डॉलर पैकेज लॉन्च किया ताकि इसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। जो इसके अंदर आने वाले जो भी काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान पहुँचा रहे थे उसको सबको रोकने के लिए 700 मिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर अब ये नई योजना के साथ ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, कोरल, ताकि कोरल्स के विशाल नेटवर्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटाया जाने से रोका जा सके। ठीक है ना, अब नई बात चल रही थी कि जो इसको हटाने की बात चल रही थी, ठीक है ना, कोरल विशाल नेटवर्क को, तो इसके लिए बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 700 मिलियन अमेरिकन डॉलर लॉन्च किए हैं नई परियोजना के थ्रू। ठीक है, इसको विश्व विरासत धरोहर के रूप में इसको 1981 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर हम बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावी भित्ति प्रणाली है जिसमें 2900 से अधिक व्यक्तिगत रीफ और 900 से अधिक द्वीप शामिल हैं। यह प्रणाली 3,44,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 2,300 किलोमीटर से अधिक तक ये फैला हुआ है। ठीक है, याद रखना ऑस्ट्रेलिया में ये कहाँ मिलेगा? किंग्सलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये याद रखना। किंग्सलैंड, याद रखना ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के किंग्सलैंड तट के कोरल सागर में स्थित है ये ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे गए। कोरल पॉलिपल्स रीफ 2050 की योजना बनाई गई है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहेंगी आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो कैनबरा यहाँ की राजधानी है और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हो ग्रेट बैरियर रीफ, ये पूरी लोकेशन आप देख सकते हो। ये ऑस्ट्रेलिया की पूरे सारे पार्ट में ये पूरा फैला हुआ है, यहाँ पे बड़े मैप में देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, पूरे यहाँ पे ये पूरे इसमें ग्रेट बैरियर रीफ फैला हुआ है, क्विंस आइलैंड है ये पूरा। ठीक है, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी। ठीक है ना, यहाँ पे कोरल सी आप देख सकते हो ये रहा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, नियोकॉव वायरस आपने सुना होगा ये नया, की पहचान सबसे पहले किस प्रजाति में की गई थी?
तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चमगादड़ में। ठीक है ना। अभी ये नियोकॉप चल रहा है, नियोकॉप वायरस। तो अभी जो ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जो पाया गया था, देखा गया था, तो वो चमगादड़ों से रिलेटेड बताया जा रहा था। तो नियोकॉप का मतलब न्यूरो मिसिया है, जो चमगादड़ की प्रजाति है जो वायरस से संक्रमित हो गई है। और यह वायरस MERS कोरोना वायरस से जुड़ा है, ना कि सार्स हाइफन कोव हाइफन 2 से है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में पाए जाने वाला वायरस के बारे में खबरें व्यापक रूप से प्रसारित हो रही थी। तो इसी को ही WHO के द्वारा बताया जा रहा है कि ये भी एक तरीके से मानव जाति के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, याद रखना जो नियोकॉप वायरस है जो चमगादड़ से रिलेटेड है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा भी सुर्खियों में रहा था। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दिखा देता हूँ मैं आपको इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ नियोकॉप वायरस के बारे में लिखा गया है, तो आप ये नोट डाउन कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। अध्ययन चल रहा है इनके ऊपर, बातें चल रही हैं, देखते हैं आगे क्या आएगा इसके ऊपर नई चीज़ें। तो हम इस पर नज़र बना के रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।